हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंसाइटफुल एजुकेशन। तो हम पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर जो कि क्लास 10th का है एनसीईआरटी की बुक में सिविक्स में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम इसके ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम उसकी नेसेसिटी, उसके कंपोनेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी के important functions और best systems all over the world, one party system, two party system, multi party system already discuss कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच नाउ, वरना उसके बिना आपको फर्दर जो हम डिटेल समझने वाले हैं वो नहीं समझ में आने वाला। और आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट द नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर किया जाता है, कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कब होती है, और दोनों पार्टीज में डिफरेंस, दोनों पार्टीज के मेन जो भी फंक्शंस होते हैं या जो पार्टी जहां जहां जिस एरिया की वजह से जानी जाती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली 2 कैटेगरीज में बाइफर्केट किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। तो वो कौन सी कैटेगरीज है? एक तो है नेशनल पार्टीज जो पूरे ऑल ओवर द इंडिया फैली हुई है, उनकी सब यूनिट्स, और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं अपने सब यूनिट्स में और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। और एक होती है रीजनल पार्टीज जिसको हम स्टेट पार्टी भी कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रिजर्व्ड होती हैं, अपने आप को रखती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर इलेक्शन नहीं लड़ सकती उस एरिया के बाहर, वो लड़ सकती हैं, लेकिन उनकी रीच सिर्फ उस रीजन तक ही है, इसलिए उन्हें रीजनल या तो स्टेट पार्टी बोला जाता है। तो इसको एक बार ठीक से पढ़ते हैं। फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसपे 2 लेवल्स ऑफ या 3 लेवल, अब तो 3 लेवल है, तो अलग अलग लेवल पर सरकारें बटी हुई होती हैं। जैसे कि हमने देखा भी था सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, और उसके बाद हमने लोकल लेवल भी पढ़ा था, ठीक है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद और ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये जो फेडरल सिस्टम है, जब हमने इसमें बोल दिया कि 2 काइंड ऑफ पार्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं? सेंट्रल स्टेट लेवल पर पार्टीज होती हैं। कौन सी पार्टी होती है? सेंट्रल लेवल पर होती है हमारी नेशनल पार्टी, जिसकी सब यूनिट्स ऑल ओवर द कंट्री होती हैं, ठीक है, जिसकी सब यूनिट्स पूरे कंट्री में फैली हुई हैं और पूरे कंट्री के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्टेट लेवल पर हमारी होती है स्टेट पार्टीज। अब जो स्टेट पार्टीज होती हैं वो सिर्फ एक स्टेट तक होती हैं, या कई अलग अलग स्टेट्स में भी पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, कॉन्टेस्ट करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही स्टेट तक रहकर रुक जाए, अपने आप को एक ही स्टेट तक रिस्ट्रेन रख भी सकती हैं, चाहे तो बाहर जाकर इलेक्शन, दूसरे स्टेट में जाकर भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी पार्टीज फेडरल सिस्टम में 2 तरह की पार्टीज होती है। कौन कौन सी? एक तो सेंट्रल लेवल पर होती है हमारी नेशनल पार्टी, और स्टेट लेवल पर होती है स्टेट पार्टीज, ठीक है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग पार्टीज होंगी, और नेशनल लेवल पर हमारे पास चॉइस है बहुत सारी पार्टीज की, लेकिन जो गवर्नमेंट रन करेगी वो कोई एक ही पार्टी होगी, जो रूलिंग पार्टी होगी, ठीक है। तो उसके सब यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स माने वो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी होती है, बहुत बड़ी। एक हम बात छोटे तौर पर ले, अगर आप एक स्कूल की बात करते हैं, स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो सिर्फ आपको प्रिंसिपल दिखते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर चेयरमैन और उनके स्कूल के ओनर्स, उसमें ट्रस्टीज, ये सब भी होते हैं। वैसे ही पार्टी में सिर्फ हमें क्या दिखता है? प्राइम मिनिस्टर और जितने भी उसके मेन लीडर्स होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और छोटे छोटे कॉलेजेस में भी इलेक्शंस होते हैं, जो आपने सुना होगा, यूथ कांग्रेस, ये लीडर्स वगैरह होते हैं, और कॉलेज लेवल पर इलेक्शन होते हैं। तो ये भी इलेक्शन के ही टाइप है, लेकिन ये वाले इलेक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं आते। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इलेक्शन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्टी क्या होती है? नेशनल पार्टी जो है उनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स में। मतलब
मान लीजिए नेशनल पार्टी हमारी बीजेपी है, तो बीजेपी की छोटे छोटे ब्रांचेस हर स्टेट में होंगे, ठीक है। मान लीजिए कांग्रेस है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस हर एक स्टेट में होंगे जो उस स्टेट से अपने अपने कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल दीज यूनिट्स फॉलो सेम प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। तो ये जो सब यूनिट्स होते हैं ना, इनके कोई अलग प्रोग्राम नहीं होते हैं, ठीक है। इनके सबके एक ही प्रोग्राम होते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, एक ही पॉलिसी मेकिंग का फॉर्मेशन होता है इनका, ठीक है। जो भी ऊपर नेशनल लेवल पर जो डिसाइड हो गया, माने जो हेड, जो पार्टी के हेड है या पार्टी में जो म्यूचुअली डिसाइड हो गया, वो सारे जो ब्रांचेस हैं, सारे जो यूनिट्स हैं, वो सब फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पर पार्टी में कुछ और चल रहा है और ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देन every party had to register itself with the election commission। अब इलेक्शन कमीशन का रोल आ जाता है। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन हमारा पूरा निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, जो कि हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में चुनाव करवाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो आर्टिकल 324 में इसको लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन कहाँ कहाँ इलेक्शन करवाएगा? लोकसभा के इलेक्शन करवाएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन, मतलब लोकसभा तो प्राइम मिनिस्टर का हो गया, सॉरी। और उसके बाद जितने भी आपके विधानसभा के इलेक्शन, विधान परिषद के इलेक्शन और हमारे राज्यसभा के इलेक्शन, माने जितने भी इलेक्शन होंगे सेंटर और स्टेट लेवल पर, वो किसके अंदर आएंगे? इलेक्शन कमीशन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन, इसीलिए हर एक पार्टी को क्यों अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के अंदर? क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को अथॉरिटी नहीं देगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब इलेक्शन कमीशन का एक और रोल होता है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है कि कुछ पार्टीज ऐसे होती हैं जो काफी टाइम से हैं और जो वेल स्टेब्लिश्ड है, वेल नोन है और काफी बड़ी पार्टीज हैं। तो ऐसी पार्टीज को इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो एक सिंबल देते हैं, वो एक इलेक्शन सिंबल देते हैं। इसको पहले रब कर लेते हैं एक बार। तो इलेक्शन कमीशन जो होगी, इसका एब्रीवेशन हम ECI यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस इलेक्शन कमीशन जो है हमारा इंडिया का जो चुनाव आयोग है, वो आर्टिकल 324 के अंदर लिस्टेड है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये एक थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन देना जरूरी है क्योंकि कई बार आपको पता होना चाहिए। आपकी क्लासेस में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, किसी भी आप नॉर्मल एग्जाम्स में जाते हो तो पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 324 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ECI माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अंदर लिखा गया है। अब जो मैं बात कर रही हूं वो कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज क्या होती हैं। एक रिकॉग्नाइज पार्टी क्या होती है जिसको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर कर ले, रजिस्टर्ड विद द ECI। इलेक्शन कमीशन जिस पार्टी को रजिस्टर कर ले और जिस पार्टी को इलेक्शन सिंबल मिला हो, इलेक्शन का सिंबल, जैसे कि हमारे जितने भी पार्टीज हैं, जैसे कि आप जानते ही हो कि बीजेपी का सिंबल क्या है इलेक्शन के लिए, चुनाव का चिन्ह क्या है उसका चुनाव चिन्ह है कमल, ठीक है। INC का हाथ, ठीक है। समाजवादी पार्टी का साइकिल, बहुजन समाजवादी पार्टी का एलिफेंट। तो ये सब और वाइस वर्सा, जैसे भी जितने सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं क्योंकि मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, उनमें से रिकॉग्नाइज पार्टी भी हैं वो सब। क्यों? क्योंकि उन सबको इलेक्शन सिंबल्स मिले हुए हैं। सिंबल्स कब मिलते हैं? किसी पार्टी को इलेक्शन सिंबल कब मिलता है? जब वो पार्टी बहुत बड़ी हो जाए
और वो वेल स्टेब्लिश्ड हो, वेल नोन हो, तो उसको ऐसा प्रिविलेज दिया जाता है जिसको इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को ऐसा प्रिविलेज देता है इलेक्शन सिंबल देकर, जिससे कि उसके कुछ क्वालिफाइड लीडर्स होते हैं, वेल नोन लीडर्स होते हैं जो सिर्फ उस सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी इलेक्शन सिंबल है ये एक तरह से रिकॉग्निशन दिलाता है, रिकॉग्नाइज करता है पार्टीज को, और ये ईसीआई करता है। ईसीआई को अगर किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का और किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा देना होता है तो वो उसको इलेक्शन सिंबल देता है। इलेक्शन सिंबल कैसी पार्टीज को मिलेगा? जो वेल स्टैब्लिश्ड हो और लार्ज हो और काफी टाइम से जनता के लिए काम कर रही हो, ऐसी पार्टीज को ये प्रिविलेज मिलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो चुनाव में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर जानी जाएंगी। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी दो तरह की होती है, चलिए देख लेते हैं वो कौन सी पार्टीज होती हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन जिन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा देता है वो किस क्राइटेरिया पे देता है? इलेक्शन कमीशन का जो क्राइटेरिया होता है, देखिए सबसे पहले वो जो देगा इलेक्शन सिंबल देगा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सब पार्टीज को वो इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कुछ पार्टी होती है जिनको वो ऑफर करता है कुछ स्पेशल फैसिलिटीज, जैसे कि कौन सी पार्टी होती है, वो लार्ज होती है, एस्टेब्लिश पार्टीज होती हैं, उनको वो एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो फैसिलिटी होती है कि वो उनको एक यूनिक सिंबल देगी जो कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट्स ही पार्टी के यूज कर पाएंगे इलेक्शन में, जिसे हम इलेक्शन सिंबल बोलते हैं। और ये पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज डिसाइड किस बेसिस पर होती हैं? रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स। अब देखिए, आपको अगर ये ही नहीं पता है कि असेंबली इलेक्शंस क्या होते हैं, टोटल वोट्स क्या होते हैं, सीट्स क्या होती हैं, तो मुश्किल है कि आपको ये पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आए भी। तो सबसे पहले जानिए टोटल वोट्स, और सबसे पहले जानिए कि इस इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट होते हैं। देखिए, हमारा जो पूरा इंडिया है, ठीक है, उसमें हमारी जो पार्लियामेंट है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वो दो हाउसेज में डिवाइडेड है, ये जिसको हम बोल सकते हैं लेजिस्लेचर। ये है एक हमारा राज्यसभा एंड लोकसभा। तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्शन जीतते हैं वो लोकसभा इलेक्शंस में जीतते हैं, ठीक है, और इसको हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोलते हैं या फिर हम इसको लोकसभा इलेक्शंस बोलते हैं, जो हमारे क्या नाम है हुए भी थे। ठीक है, अब जो अभी रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको देकर बताती हूँ कि जो वेस्ट बंगाल में हमारे इलेक्शंस हुए हैं अभी अभी, वो कहलाएंगे हमारे असेंबली इलेक्शन। उन्हें हम असेंबली इलेक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो स्टेट होता है वो भी तो हमारे दो हाउसेज में डिवाइडेड होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके मेंबर्स को हम MLA बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और ये होती है विधान परिषद। ये हर जगह नहीं है, विधान परिषद सिर्फ इंडिया में 9 राज्यों में है और ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा बड़े राज्य होते हैं जिनको विधानसभा अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती, वहां पर हम विधान परिषद को ले आते हैं, दूसरा सदन। बाकी ज्यादातर हमारे स्टेट्स में विधानसभा ही है, माने कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, इसीलिए हम इसे असेंबली इलेक्शन बोलते हैं। स्टेट इलेक्शंस को असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि स्टेट के इलेक्शंस को असेंबली इलेक्शंस और हमारे लोकसभा के इलेक्शंस को लोकसभा इलेक्शंस बोलेंगे या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी बोलते हैं। बाकी यहां देखते हैं अब स्टेट पार्टी, इनको टोटल वोट्स के आधार पर और कुछ सीट्स के आधार पर। अब क्या होता है, मान लीजिए एक जो हमारा दिल्ली है, हम अपने दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 7 सीट्स हैं,
ठीक है। दिल्ली में जो लोकसभा सीट्स हैं वो 7 हैं। अब इन 7 सीट्स पर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन होने के लिए यहां पर मान लीजिए सिर्फ हमारे, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, वैसे इतने कम वोट पड़ेंगे नहीं, सिर्फ हमारे 1000 वोट्स पड़ते हैं, ठीक है। 1000 वोट पड़ते हैं तो इसका 6% कितना हो गया हमारा 60, ठीक है। इसका 6% मतलब 60 वोट कम से कम यहां पर मिले हों, किसको, स्टेट पार्टी को मिले हों, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन। माने कि जितने भी टोटल वोट्स पड़ रहे हैं किसी इलेक्शन में उसका 6% माने कि 1000 का अगर 1000 वोट टोटल पड़ रहे हैं तो सिर्फ मानना है, 1000 वोट पड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर 1000 वोट पड़ रहे हैं तो 60 वोट कम से कम मिले उस पार्टी को, कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट, वरना ज्यादा ही मिलेंगे अगर वो मेजोरिटी में आ रही है पार्टी, अगर वो जीत रही है तो, ठीक है। तो कम से कम 60 वोट मिले और एटलीस्ट 2 सीट मिले तब उसे हम स्टेट पार्टी का दर्जा देंगे, ठीक है। ये रही बात लोकसभा सीट्स की। लेकिन जो दिल्ली में विधानसभा की सीट्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। तो 70 सीट हमारी विधानसभा की हैं। अब उस पर जब हम चुनाव करवाएंगे तो उन सीटों में से, 70 सीटों में से कम 2 सीट हमारी विधानसभा के चुनावों में जीतने वाली पार्टी, सिर्फ किसी रिकॉग्नाइज पार्टी के पास होनी चाहिए स्टेट पार्टी का दर्जा लेने के लिए, वरना वो स्टेट पार्टी नहीं मानी जाएगी। अब हम जानते हैं कि नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, माने नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी में आने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए, एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या क्राइटेरिया दिया गया है, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं कि पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, ऐसी पार्टी जो एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन में उसको मिले, माने जितने भी वोट डले हों टोटल उसका 6% उस पार्टी को मिला हो, और या 4 असेंबली इलेक्शंस में मिलाकर उसके पास 6% वोट हो, ठीक है। 4 असेंबली इलेक्शन माने 4 स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शंस में, स्टेट के इलेक्शंस में जितने भी वोट मिले हो उस पार्टी को, टोटल वोट्स पड़े हो उस पार्टी को, उनमें से 6% वोट तो जरूर ही मिले हो। और 4 स्टेट के अंदर, ये देखिए, अगर 4 स्टेट के अंदर, या तो 4 स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शन में 6% वोट हो, या और कंडीशन है, ठीक है, और लिखा हुआ है यहां पर, और लोकसभा इलेक्शंस में टोटल वोट्स के 6% हो। टोटल वोट्स तो दोनों ही क्राइटेरिया में लगेगा, ठीक है, यहां भी टोटल वोट्स और यहां भी टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स जितने भी पड़े हैं उस पार्टी को, या तो असेंबली 4 स्टेट्स में मिलाकर जितने वोट पड़े हों उसके 6% वोट मिले हों, या तो उस पार्टी को नेशनल लेवल पर, माने लोकसभा इलेक्शंस में टोटल वोट्स के 6% वोट मिले हों। और एक और कंडीशन है कि एटलीस्ट 4 सीट उसकी लोकसभा में आई हो। लोकसभा में कितनी टोटल सीट्स हैं, हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ वैसे तो 550 है, लेकिन इतनी कभी जाती नहीं है, कभी भरती नहीं है इतनी सीटें, तो इसको थोड़ा भूल जाइए। ये हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की, और 545 सीट्स टोटल होती हैं, जिसमें कि 2 जो है एंग्लो इंडियंस के लिए होती हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा भूलकर यहां ध्यान दीजिए, इन 543 सीटों में से 4 सीटें कम से कम लोकसभा में जीतने रिकॉग्नाइज पार्टी को मिली हो, जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी बनने के लिए, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए अंडर ईसीआई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ईसीआई जिसको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा देगा, वो पार्टी बनने के लिए। अब इंडिया में 7 जो है वो नेशनल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं 2018 तक का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अंदर। तो चलिए 1 बाय 1 उन पार्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीएसपी,
बहुजन समाज पार्टी, इसका आपने शायद नाम भी सुना होगा। ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर काफी फेमस पार्टी है, वेल स्टैब्लिश्ड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में और इसके जो फाउंडर हैं वो कांशीराम जी हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसके नोट्स में आपको डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये मिस नहीं होने चाहिए, बाकी तो रीडिंग करके भी समझ में आ सकता है। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इसकी आइडियोलॉजी ये है कि ये जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी, एससीज, एसटीज, दलित्स और जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जनजाति वाले लोग हैं, उन सबको, आदिवासी लोग हैं, उन सबको एक अच्छा मतलब उनको डेवलप करने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था, इस पार्टी को बनाया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्टी जो है टीएमसी और एआईटीएमसी, ये पार्टी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है यहाँ पर? क्योंकि इसको रिसेंटली ही नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। इससे पहले ये नेशनल पार्टीज में लिस्टेड नहीं थी, रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज में। ये 2018 में इसको एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। रिसेंट का ही इसका बहुत ही बड़ा इसने एक विन ली है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जिसमें कि अब इसके फाउंडिंग जो ईयर है, इसका फाउंडिंग ईयर है 1998। ठीक है, और इसकी जो फाउंडिंग जो कब ये पार्टी कब लॉन्च की गई? 1998 में। और इसका जो लॉन्च जिसकी लीडरशिप के अंदर लॉन्च हुई है वो है मैम ममता बनर्जी जी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बीजेपी। बीजेपी जो है हमारी नेशनल रूलिंग पार्टी है, एनडीए जो इसका अलायंस है, नेशनल रूलिंग अलायंस है। अब भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म की गई? 1980 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की लीडरशिप के अंदर इसे फॉर्म किया गया। इसका पहले नाम भारतीय जनसंघ था, लेकिन बाद में इसे भारतीय जनता पार्टी, सॉरी इसका पहला नाम जनसंघ था खाली, बाद में इसे भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। इसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जो इंडियन मॉरल वैल्यूज हैं उस पर ये ज्यादा ध्यान देकर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन हुई 1925 में। ये मार्क्सिस्ट और मार्क्स और लेनिन की विचारधाराओं का समर्थन करती है, आइडियोलॉजी का समर्थन करती है। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट पार्टी क्या है? हमारी नेक्स्ट पार्टी है सीपीआईएम। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये जो दोनों पार्टी हैं ये हमारे अभी लेफ्ट फ्रंट के अंदर चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि इनको एक क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाई है ज्यादातर स्टेट्स में, इसी वजह से इसकी भी सेम आइडियोलॉजी है, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। नेक्स्ट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे, जिसको हम बहुत वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टी है ये। ठीक है, इसको जो फाउंडिंग ईयर है इसका 1885 और इसे हम कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं। और इसका जो इसने हमारी कंट्री पर काफी टाइम तक रूल किया है इस पार्टी ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, इसका ये काम है, इसकी ये आइडियोलॉजी है कि ये किसके वेलफेयर के लिए बनाई गई है? वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज के लिए। नेक्स्ट एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है 1999 में ये फॉर्म हुई है। हम पढ़ेंगे अभी स्टेट पार्टीज के बारे में। स्टेट पार्टीज क्या है हमारी? कुछ स्टेट पार्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सारी स्टेट पार्टीज के बारे में डिस्कस करना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं हमारे इंडिया में। तो कुछ मेन पार्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे कि हमारी मेजर स्टेट पार्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे हमारे दिल्ली की ही हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी, पंजाब की बात कर ले तो अकाली दल, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो अभी बात की थी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी तो नेशनल पार्टी में चली गई है, वैसे वो भी स्टेट पार्टी बन सकती है। नेक्स्ट लिखा जा सकता है उसे भी स्टेट पार्टी में, लेकिन वो फिलहाल नेशनल पार्टी के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर उसे कैटेगराइज नहीं करेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र की
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना भी होता है, इसको जाना जाता है। और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन उन्हें यहाँ डिस्कस करना, क्योंकि पूरे सारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, जैसे कि AIDMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, और हमारे आंध्र तेलंगाना की पार्टी है, वेस्ट बंगाल में है मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम की पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज हैं। तो बेसिकली ये मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया कि स्टेट पार्टीज ये हैं, ये आपने इनके नाम भी सुने होंगे और इनके बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है, रोज न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए मेन पार्टीज लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और स्टेट पार्टी को ही रीजनल पार्टीज बोलते हैं, यहाँ कोई भी कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनल पार्टीज अगर मैंने बोला है कहीं पर तो मेरा मतलब स्टेट पार्टीज से ही है, और ये स्टेट पार्टीज के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अब हम अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे अबाउट इस चैप्टर के चैलेंजेस ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज फेस करती हैं इन द गवर्नमेंट, और उसके बाद उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, माने क्या क्या बदलाव की जरूरत है, और हम इसका कंक्लूजन वगैरह सब करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं, और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।